ओम सैनी सर, सीधे आपके पास। खड़गे साहब कह रहे हैं कि कोटा में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। फैक्ट्रियां किसकी? जहां पर इस तरीके के लोग मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, अगर कहा जाए। बहरहाल खड़गे साहब ने ये कहा है कि कोटा में बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो चर्चा है, उस चर्चा के पीछे किसी और का दबाव हो, चर्चा न होने देने के लिए दबाव डाला जा रहा है, और वो उस दबाव में सरकार दबी हुई है, उस दबाव के चलते ये लोकसभा के अंदर चर्चा नहीं हो रही है। दूसरा, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि क्या, जो मेरा सवाल था पहले, कि क्या संसदीय परंपराएं इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि 25 लाख बच्चों का भविष्य, 24 लाख बच्चों का भविष्य उससे ऊपर नहीं उठ पाता है? सरकार की वाहवाही करना क्या इन 24 लाख बच्चों के भविष्य से ज्यादा जरूरी है? सबसे पहली बात तो भाई साहब ये कि खड़गे साहब जो बोल रहे हैं उनको बीच में वकालत के लिए, या वैसे तो काम तो उनका सभापति बने रहना है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं राज्यसभा के अंदर, लेकिन वो बीच बीच में टोक करके और उनको कहते हैं कि ये शब्द नहीं बोलिए, आप ये मत बोलिए, तो खड़गे साहब के लिए बड़ी समस्या हो रही थी। लेकिन जिस चतुराई से वो अपनी बात कहते रहे हैं, अभी लगातार चल ही रहा है, मैंने देखा काफी देर तक, मेरे समझ में आया कि वो सब स्थापित कर रहे हैं कि किस तरीके से कितनी परीक्षाएं कैसे रद्द हुई है, कैसे उसमें क्या क्या घपलेबाजी हुआ है। तो जो कोटा का वो बताया जाए, कोटा अपने आप में एक एजुकेशनल हब बन गया है, और वहां पर जिस तरीके के लोग धंधा कर रहे हैं और जिस तरह का काम हो रहा है, क्योंकि गोधरा से जहां से जो लोग पकड़े गए हैं उनसे कुछ चीजें हैं जो पता लगती है कि वो सत्ताधारी दल के लोग हैं, उनके चाहने वाले हैं, या उनका कोई संबंध है, तो कोटा से भी है, तो यूपी से भी है, सारी जगह एक सारी चीजें खुल खुल करके सामने आ रही है, जिनको दबाने की चेष्टा करने का सिलसिला चल रहा है। और नहीं चाहते राज्यसभा में खड़गे साहब के माध्यम से इन सब चीजों का खुलासा हो, तो जब विस्तार से बोलने लगते हो तो उनको रोक दिया जाता है। तो रोकने के साथ में हाउस में जो आवाजें उठती है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि अल्पमत का सिलसिला हो, तो अब तो बराबर का सिलसिला है, या बराबर से थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। तो उसका वो अपनी बात कहने में लगातार स्थापित हो रहे हैं, और बहुत सारी बातें न चाहते हुए भी उनको सुननी पड़ रही है सभापति को, और जोड़ने के लिए भी कहा जाना पड़ रहा है। वो ये नहीं कह रहे कि इसको अंकित ना कीजिएगा, इस तरह का शब्द कहीं बोला है तो खट से नाराजगियां सामने आई है। तो दूसरा ये कि उनका बोलना मुझे समझ में इसलिए नहीं आता कि आप निश्चित रूप से वाइस प्रेसिडेंट का अपना जो सिलसिला है और जो चेयरमैन है राज्यसभा के, वो हाउस में अराजकता ना हो, सिर्फ सभापति का यही काम है, और रूल्स रेगुलेशन जो बने हैं उनके मुताबिक चर्चा होनी चाहिए। तो उस चर्चा के अंदर बीच में व्यवधान डालने का जो दृश्य बन रहा है, और बीच में जब उधर जो हाउस के लीडर हैं नड्डा साहब, वो जब कुछ कहना चाहते हैं तो तत्काल सभापति जी उनको मौका देते हैं, तो लगता है कि क्या घालमेल हो रहा है, लेकिन फिर भी बात चल रही है और वो एक अर्थपूर्ण है, और उससे लोगों को महसूस हो रहा है, सारे देश में एक मैसेज जा रहा है, गोदी मीडिया के माध्यम से भी जाएगा कि 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में से जुड़े हुए, वो 40, 25, 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इनसे अपने आप में परेशान हो रहे हैं, जिनके कैरियर दांव पे लगा हुआ है, और काफी बदहाली की ओर जाते हुए नजर आते हैं। तो उनका जो दुख तकलीफ है वो सब सामने है, और उसको खड़गे साहब बखूबी पेश कर रहे हैं। अब दूसरा ये कि ये जो कहते हैं कि साहब ये इसके अंदर परंपराओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, सभापति अगर जो तय करते हैं उसको माना जाए, तो ये राजनीति का हिस्सा है, ये परंपराएं हमारी राजनीति का हिस्सा है, जो संविधान के अंदर दर्ज है और जिनके माध्यम से बात कही जाती है। हाँ, शब्दावली को लेकर के या कुछ ऐसा जो अनावश्यक रूप से कोई लांछन लगा रहा हो तो रोकने का सिलसिला बनता है, लेकिन जो पेपर कटिंग है जो सारा वो आज लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष ने भी ये ऐलान किया कि साहब जो भी अखबारों में छापा जाता है या टेलीविजन पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो दिखाया जाता है उसको आप साक्षी नहीं कर सकते। जब साक्षी नहीं कर सकते तो आप उनको अनुमति क्यों देते हैं? उनको रोकने के लिए आपके पास में शासन तंत्र बना हुआ है, उनकी बातें आपने कभी इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, जबकि कर रहे हैं, ये भी सच है, ये इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी वो ये दलील दे रहे थे हाउस के अंदर कि साहब ये इस तरीके से इनको कहना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए इसको रोका नहीं जा सकता, और परंपराएं इसलिए नहीं होती है कि सच को छिपाया जाए, झूठ को बड़ा किया जाए, झूठ पर
झूठ का एक्सेप्टेंस हो। तो ये परंपरा, ऐसी परंपरा मेरा ख्याल है कि भारतीय संविधान जिन संविधानों की मदद से बना है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या दूसरे और कॉन्स्टिट्यूशन जो भी डेमोक्रेटिक है, चाहे स्विट्जरलैंड का हो चाहे स्वीडन का हो, इन सब में ये सारी बातें दर्ज हैं कि इस तरीके से लोगों को रोकने का कोई सिलसिला नहीं है। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो टोटली मतलब सारी चीजें परंपराओं के साथ में चल रही है। तो उनकी बहुत सारी अच्छी बातें हमने अपने यहाँ ग्रहण की और उसी का नतीजा है कि आज हम राज्यसभा में जैसे बोल रहे हैं या लोकसभा में जैसे राहुल गांधी बोल रहे हैं। और स्पीकर जो हुआ करते थे वो उनका स्पीकर का जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे स्पीकर साहब को बहुत कुछ उनके साथ में समझाइश होनी चाहिए, उनको समझना चाहिए, लेकिन वो समझ से परे नजर आ रहे हैं। अभी वो क्या बोलेंगे, क्योंकि अभी राहुल गांधी 1 बजे फिर संबोधित करने जा रहे हैं लोकसभा के अंदर और उनको मौका दिया जाएगा। वो पता नहीं किस तरीके से अपनी बातें कहेंगे, लेकिन ये कमाल है कि वो जितना पोलाइटली और जितना विनम्र और जितना शिष्टाचार के साथ में सारी शिष्टता को मेंटेन करते हुए अपनी बात कह रहे हैं, वो कमाल की बात है। और राहुल जी के चरित्र के अनुकूल नजर नहीं आती, बहुत एग्रेसिव है और उनको जब जनता के ऊपर कोई आक्रमण होता है तो वो अपने आप को नियंत्रित नहीं रख पाते। लेकिन आज तो कमाल ही देखने को मिल रहा है कि वो बहुत आराम से शिष्टता के साथ में सारी बातें कहने की चेष्टा कर रहे हैं। जी ओम सर, 2-3 चीजें हैं जरा। मैं एक तो हमारे एक दर्शक है जो माइक अभी बंद करने का जिक्र आया, वो कह रहे हैं कि भाई उनका साफ साफ ये मानना है, सवाल भी है बल्कि, कि स्पीकर ने आज माइक बंद करने को लेकर के सफाई दी है। क्या ये उनका कन्फेशन नहीं है कि माइक बंद होता है पर करने वाले भले वो ना हो? कि भाई वो ये कह रहे हैं कि माइक बंद करने का अधिकार मेरा नहीं है, मैं माइक नहीं बंद करता हूं, मेरे पास कोई बटन नहीं है, लेकिन माइक बंद होता है तो कोई तो कर रहा है ना, मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं, एक तरीके से उनका कन्फेशन है। एक तो मैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। दूसरा, जो ये जो चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से हो रही हैं, क्या आखिर प्रधानमंत्री जी को अगर बचाने की कोशिश भी बिरला साहब करें या उनकी इमेज को बचाने की कोशिश भी करें, उनकी ब्रांड वैल्यू को बचाने की भी कोशिश कर रहे हो, तो अब उसका फायदा फिलहाल त्वरित तो होना नहीं है। राहुल गांधी बार बार संयुक्त चर्चा की मांग कर रहे थे, ऐसे में क्या सरकार के पास ये बड़ा मौका, बड़ा ऑप्शन नहीं था कि वो इस पर चर्चा करवा लेते? चर्चा करवाने से भाई लोगों के अंदर भी इस बात का भरोसा बढ़ जाता कि हमने जिस सरकार को चुना है वो हमारे साथ खड़ी है, बच्चों के भविष्य की उसको चिंता है, युवाओं की जिनकी बात प्रधानमंत्री जी करते हैं उनको चिंता है। दूसरा, भाई ऐसा तो है नहीं ये कोई ऐसा मौका हो जिसमें विपक्ष को सारे क्रेडिट मिल जाता। अगर आप चर्चा कराते, उस पर कार्रवाई का उचित माध्यम बताते हुए लोगों को आश्वासन देते, तो उन जो सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि हैं या जो विपक्ष के जनप्रतिनिधि हैं, सभी के क्षेत्र में उन जो है लोगों का भरोसा बढ़ता। तो उसका ऐसा तो है नहीं कि अकेले विपक्ष को फायदा मिलने जा रहा था कि उनको चर्चा से दिक्कत है। आखिर फिर चर्चा से दिक्कत आ कहां रही है? देखिए, एनडीए की सरकार अपने पुराने रवैये को छोड़ना नहीं चाहती, वो उसमें निरंतरता बनाए रखना चाहती है। और उसके लिए उन लोगों ने जिस तरह से अपने लोग निर्वाचित किए हैं या जिस तरह की उनको मदद चाहिए वो सब जगह से उनको हासिल हो रही है, चाहे वो स्पीकर के माध्यम से हो, चाहे वो राष्ट्रपति के माध्यम से हो। देखिए, सब सिलसिला जैसे राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख कहा जाता है, लेकिन हमारा राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, ये आवश्यक नहीं है, इसको सुधारा जा सकता है। मुझे याद है कि नारायणन साहब ने जब किस गवर्नमेंट में थे तो किस सरकार के खिलाफ उन्होंने अपना बयान दिया था, जो राष्ट्रपति के पास में गया तो राष्ट्रपति ने वापस भेज दिया। ये सबको हक है, इसमें ये सब बदलिए। मैं इतनी बड़ी सच है, इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते हैं, नहीं पढ़ सकते तो कह सकते हैं ना। जिस तरह का आलेख तैयार होकर के और हमारी वर्तमान राष्ट्रपति के पास में गया, उन्हें हूबहू पढ़ दिया। उनकी अपनी पर्सनैलिटी भी है राष्ट्रपति के अलावा कि वो एक आदिवासी नेता हैं और आदिवासियों को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इन सारी बातों को देख करके शायद वो कर सकते थे। जैसे नारायणन साहब ने तो दलितों के माध्यम से आते थे तो उन्होंने किया था, और वही अपेक्षा थी कि शायद ऐसा हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हूबहू वो तो वही हुआ जो कि सरकार चाहती थी। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशनली आप बाध्य हैं, जो कुछ आपके पास में भेजा जाता है उसी को आप पढ़ें, तो वो कर दिया उन्होंने। लेकिन आश्चर्य इस बात पर होता है कि प्रधानमंत्री इन सारी बातों को ठीक से समझ रहे हैं, एनडीए ठीक से समझ रहा है कि इसको दबाया नहीं जा सकता, तो इसको निपटा जा सकता था, यानी कि सवालों के जवाब दे करके, लेकिन उनकी आदत में शुमार नहीं है।
आप देख रहे हैं कि जो अभी मणिपुर वाला जो सिलसिला है वो वैसे के वैसे बरकरार है, इसी तरीके से बात की जा रही है, उसमें उन पे कोई असर नहीं हो रहा। तो ये तो ये मतलब ये बिल्कुल परे है, इनकी अपनी कंटिन्यूटी उसी तरीके से चाहते हैं, उसके जो भी लाभ या नुकसान हो उनको शायद बर्दाश्त करने के लिए वो तैयार हैं। और दूसरे माइक के लिए जो कहा कि साहब ये बड़ा ऑटोमेटिक है कि साहब अपने आप बंद हो जाता है। आज लोकसभा के राज्यसभा के चेयरमैन बोल रहे थे यानी वाइस प्रेसिडेंट बोल रहे थे कि ऑटोमेटिकली होता है, इसको कोई बंद नहीं करता, बड़ी आंखें तरेर के बोल रहे हैं। उनके चेहरे मोहरे से लग रहा था कि देखिए कितना झूठा इल्जाम हम जैसे सत्यवादियों पे लगाया जा रहा है, इतना क्या लग रहा था। लेकिन हकीकत यही है कि जब राहुल गांधी लोकसभा में बोल रहे थे तो माइक जब जब वो काम की बात करने के लिए आगे बढ़े तब तक वो ऑफ हो गया, और ये सारे लोगों ने नोट किया और बताया। अब ये अगर ऐसा है कि कोई और ही बैठ करके अगर नियंत्रित कर रहा है तो फिर ये और सबसे बड़ी जांच का विषय है कि कौन कर रहा है राज्यसभा का माइक कंट्रोल, कौन कर रहा है लोकसभा का माइक कंट्रोल, लोकसभा के स्पीकर के होते हुए और राज्यसभा के सभापति के होते हुए। तो ये जानने की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी वही बात है, एक जुमला है जिसकी 10 परत में हमको आदत हो गई है सुनने की, और हम कहते रहे कि ये ठीक नहीं है, लेकिन वो यही कहेंगे कि ये ठीक है, और हाउस में जो लोग बैठे हैं वो भी उसको उसी तरीके से बोलेंगे। तो ये तो होगा, लेकिन हाँ, इनसे सदिच्छा और सदव्यवहार की अपेक्षा अपने आप में एक खाम ख्याली होगा। इनसे सदिच्छा और सदव्यवहार का सिलसिला बने तो वही करेंगे जो इनके मन में बैठा हुआ है। उसकी कॉन्सिक्वेंसेज हम और आप अंदाज लगाते रहेंगे, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो वैसा होगा तो वैसा होगा। भारतीय जनमानस के पास में अगर ये सारा दृश्य पहुंच रहा है तो उसके मन पे क्या असर हो रहा होगा, उसकी मानसिकता पे क्या असर हो रहा होगा, ये तो आने वाले जो विधानसभाओं के चुनाव है उनके नतीजों से पता लग जाएगा कि लोग कहेंगे कि निरंतरता इनकी बनी रहनी चाहिए या इसमें परिवर्तन होना चाहिए। तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी में बड़ा विचार का विषय जो कि हमारे सामने किसी डिबेट से सामने नहीं आता है, क्योंकि अपने आप में ये बड़ा छिपा के रखते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी चेहरे मोहरे कुछ कुछ बता देते हैं कि कुछ हो रहा है अंदर। उनको भी चिंता हो रही है किस तरीके से हम अपनी पार्टी को कितना आगे जाएंगे, एनडीए का शासन कब तक चलाते रहेंगे। तो ये चिंता का विषय तो है, उसको महसूस कर रहे हैं, और क्या इम्पैक्ट आता है। मेरा ख्याल है कि ये जो आज की जो डिबेट है जिसमें राहुल गांधी बोल रहे हैं, उन्होंने क्या बोला है, खड़गे जी ने क्या कहाँ समापन किया है, उनकी कॉन्सिक्वेंसेज कितना समझा है लोगों ने, ये तो सुनने के बाद में कुछ कहा जा सकता है। जी, हमारे एक दर्शक हैं सर, उनका कहना ये कि क्या ओम सैनी सर बंगाल के बारे में बोलेंगे। ओम सैनी सर से मैं अभी बुलवा लेता हूँ, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, बुलवा नहीं लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, लेकिन मैं उनसे पहले आपको एक चीज बिल्कुल साफ कर दूं। हम लोग इस तरीके की बात नहीं करते हैं कि मणिपुर की घटना पर जब बात कर रहे हो तो छत्तीसगढ़ में ये हुआ, उत्तर प्रदेश में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फिर मणिपुर में भी ऐसा हुआ, हम उस पर बात नहीं करते हैं। हम सीधी बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में या कांग्रेस शासित किसी भी प्रदेश के अंदर मणिपुर जैसी घटना होती है तो हम लोग आपको शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत से ही उसकी भर्त्सना करते हुए, उस पर चर्चा करते हुए, उसके खिलाफ बोलते हुए, सरकारों की जिम्मेदारियों पर सवाल उठाते हुए मिलेंगे आपको। ओम सर, पश्चिम बंगाल में एक दर्शक है, उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में मणिपुर जैसी घटनाएं हो रही हैं लेकिन उस पर लोग नहीं बोल रहे हैं, क्या वास्तव में ऐसा है? और देखिए, यहाँ जो कुछ हमें पता लग रहा है, जो कुछ हमारे सामने आता है, तो हम तो सच्चाई की ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं, चाहे वो मणिपुर की बात हो, चाहे वो बंगाल की बात हो। इसमें ये नहीं देखेंगे कि ममता जी चूंकि हमारे से कोई ताल्लुक रख रही है, ऐसा सोच करके हम बिहेव करेंगे ना, बिल्कुल नहीं। हमारा काम लोगों के सामने सच पेश करना है, और हम इसमें बिल्कुल कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। ये ख्याल अगर बना हुआ है तो बात आप दुरुस्त कर लें, क्योंकि लेकिन 10 साल का जो अनुभव हमें हुआ है एनडीए और बीजेपी सरकार को देख करके, मोदी सरकार को देख करके, जो पहले मोदी सरकार थी, बाद में थोड़ा सा बीजेपी सरकार हुई, अब वो एनडीए सरकार होगी। ये सारे परिवर्तन हम बड़े गौर से देख रहे हैं कि किस मजबूरी में एनडीए हुआ है, किस मजबूरी में बीजेपी हुआ है, किस मजबूरी में मोदी हुआ है। ये सब ये जो चेंजेस इनको नोट करते हैं तो आप कहेंगे कि देखिए हम कैसे लोग हैं कि पहले ये बोलते थे आज ये बोलने लगे। ये हमने 10 वर्ष में देखा है, और इसलिए हम अपनी जुबान का ठीक से इस्तेमाल करते हैं, अपनी जानकारियों के बगैर हम कुछ नहीं बोलते। जी।